नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको उत्साह नामक कविता का संपूर्ण भाव समझाऊंगी। ये बेहद प्रेरणादायक कविता है। इसकी रचयिता प्रसिद्ध छायावादी युग के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। छायावादी कवियों में खास बात ये थी कि वो प्रकृति के ऊपर बहुत सी कविताएं लिखना पसंद करते थे। निराला जी ने बादलों पर कई कविताएं लिखी हैं। प्रस्तुत कविता में बादलों के माध्यम से कवि सुप्तावस्था में पड़े हुए लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार करना चाहते हैं। वे बादलों के जरिए कवियों को संबोधित कर ऐसी नवीन कविताओं का सृजन करने को कह रहे हैं जो मनुष्यों में नवीन उत्साह को जगाए, नई प्रेरणा दे, नई ऊर्जा शक्ति का सृजन करे। जिस प्रकार बादल प्रकृति को एक नया जीवन प्रदान करते हैं, यानी चारों तरफ हरियाली छाती है वर्षा ऋतु के बाद, ठीक उसी प्रकार साहित्यकारों का भी प्रभाव समाज पर हमेशा से पड़ता आया है। क्रांति आंदोलनों में भी गाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के गीत, वंदे मातरम और जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद जैसे नारे कवियों के ही देन हैं। आज़ादी में भी उनका अतुलनीय योगदान है। बस अंतर सिर्फ इतना है कि इनका हथियार कलम था। कविता का पाठ प्रवेश देखिए। उत्साह एक आवाहन गीत है। आवाहन मतलब किसी को बुलाना। आवाहन गीत है जो बादलों से को संबोधित है, यानी बादलों को बुलाना, उन्हीं का आवाहन करना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने प्रिय का विषय जो था बादल था, प्रिय विषय। और कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला था, तो दूसरी तरफ बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी। मतलब जो पंक्तियाँ आपके सामने आएंगी उसमें एक तरफ तो अपने बारिश के द्वारा बादल को कहा गया है शीतल जल से तृप्त करे, और दूसरी तरफ अपनी बिजली और अपनी गर्जना से लोगों में नए उत्साह, नए जीवन को प्रदान करने का भी आपको इसमें नजर आएगा। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है, यानी निराला जी जीवन के जो विषय उठा रहे हैं वो पूरे जीवन को लेकर, हर क्षेत्र को लेकर वो अपनी कविता का सृजन करते थे। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों ही है। बादल को एक माध्यम बना के उन्होंने उसका दोनों रूप दिखाने का प्रयास किया है, जिसमें सौंदर्य भी दिखाई देगा और साथ ही उसके अंदर छिपी हुई बिजली वज्र के समान क्रांति चेतना भी उत्पन्न करने में समर्थ दिखाई देगी। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नव जीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं, यानी दोनों चीज़ें किस प्रकार, जिस तरह नया जीवन प्रदान करने की क्षमता बादल के अंदर भी है और उसी तरह नवीन कविता के द्वारा एक कवि के अंदर भी नया जीवन प्रदान करने की क्षमता होती है। निराला जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। छायावादी कवि निराला का जन्म सन 1899 में पश्चिम बंगाल के महिषादल में हुआ था, परंतु ये मूलतः उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद के निवासी थे। जीवन में कई तरह के संघर्ष का सामना इनको करना पड़ा और परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर सन 1961 में हो गई थी। इनकी रचनाएं कई सारी विधाओं पर आधारित थीं। बहुत सारी विधाओं पर इनका अधिकार था, जैसे कविता, निबंध, उपन्यास, कहानी आदि। लेकिन कवि के रूप में सर्वाधिक इनको ख्याति प्राप्त हुई थी। काव्यगत विशेषताएं समझ लीजिए। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की सरलता, प्रकृति का विराट रूप इनकी रचनाओं में उपस्थित है। इन्होंने विद्रोही स्वभाव का होने की वजह से कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए नए प्रयोग किए थे। छायावादी रचनाकारों में इन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति इनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव प्रकट होता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी मिलता है। यानी ये जितने भी प्रताड़ित लोग थे उनके प्रति सहानुभूति का भाव आपको देखने को मिलेगा इनकी कविताओं में, और जो उनको परेशान करने वाले लोग हैं, सत्ताधारी लोग हैं, उनका विरोध का भाव भी नज़र आता है। भाषा शैली समझिए। निराला जी ने काव्य रचना में क्रांति सी ला दी थी।
एक नया उत्साह का सृजन करने की कोशिश की। इन्होंने कविता को भी बंधन से छुड़ाया, यानी छंद बंधन से मुक्त थी। इनकी कविता में गागर में सागर भरने वाले परिमार्जित तत्सम शब्दों का भरपूर प्रयोग पाया जाता है। परंतु यह नहीं है कि इन्होंने अन्य शब्दों के प्रयोग से परहेज किया हो। बोलचाल की भाषा को साथ लेकर चलते रहे ये। इनकी कविताओं में संगीतात्मकता की स्पष्ट अनुभूति होती है, यानी ये गाने योग्य होते हैं। कविता में पूर्ण प्रभाव दिखाई देता है। कविता की पंक्तियाँ आपके सामने हैं। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। वो बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि बादल आओ और जोर से गर्जना करो। इस भाव में उन्होंने स्पष्ट किया है कि बादल बरसे ही नहीं, सिर्फ शीतल नहीं करें पूरे जग को, बल्कि गर्जना करके पूरे ऐसे लोगों को जो सुप्तावस्था में पड़े हुए हैं या अपनी परिस्थितियों से समझौता करके सोए पड़े हैं, वो सब जग जाएं, उनमें एक नई आशा की किरण उत्पन्न हो और वो जोश के साथ अपने जीवन के हर कष्ट से जूझने का प्रयास करें। इसलिए वो शुरुआत में कहते हैं, बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, यानी पूरे आसमान को, गगन में आसमान यानी आकाश, पूरे आकाश को घेर लो। धाराधर जो है वो बादल का ही एक पर्याय है, यानी धारा को धारण करने वाले बादल पूरे आसमान को घेर लो। ललित ललित काले घुंघराले, और इनका सौंदर्य वर्णन करते हुए इन्होंने कहा, देखने में बहुत खूबसूरत दिखने वाले ललित ललित काले घुंघराले। ऐसा लगता है कि एक छोटे से बच्चे के काले रंग के घुंघराले बाल जिस प्रकार दिखते हैं, ठीक उसी प्रकार दिखने वाले बादलों पूरे आसमान को घेर कर जोरदार गर्जना करो। बाल कल्पना से कैसे पाले विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले। बाल कल्पना मतलब जो बच्चे कल्पनाएं करते हैं, वो कई तरह की कल्पना करने के बाद और उनमें परिवर्तन होता रहता है, निरंतर परिवर्तन होने वाली कल्पनाएं उनकी होती हैं, जो चित्र एक समान नहीं होते। जिस तरह से बादल का भी अपना एक कोई रूप नहीं होता, निरंतर परिवर्तित होता रहता है, वैसे ही उन्होंने, कवि ने कल्पना की कि बाल कल्पना कैसे पाले। ऐसा लगता है बच्चों की कल्पना जैसे नजर आ रहे हो। विद्युत छवि उर्मे, यानी अपने हृदय में विद्युत की छवि धारण करने वाले। दूसरा कवि ने लिखा नवजीवन वाले, नवजीवन यानी नया जीवन प्रदान करने वाले। यहाँ पर शब्दों के अर्थ समझिए। ललित मतलब होता है सुंदर, विद्युत छवि मतलब विद्युत की आभा या विद्युत की छवि अपने हृदय में धारण करने वाले हे बादल, पूरे संसार को नया जीवन प्रदान करने की क्षमता तुम्हारे अंदर है, तो पहले आओ और पूरे आकाश को घेर कर जोरदार गर्जना करो। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। अब बादलों को संबोधित कर उन्हीं के माध्यम से वो कवि को नई कविता का सृजन करने के लिए कह रहे हैं। ऐसी नई कविता जो वज्र छिपाकर रखा हुआ है इतने दिनों से, उसका प्रयोग करो और जीवन में या जग में, पूरे संसार में एक नई क्रांति उत्पन्न करने की कोशिश करो। बादल गरजो यानी बादल जोरदार गर्जना करो। दूसरे पैराग्राफ की पंक्तियां देखते हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन। विकल का मतलब होता है व्याकुल, और यहाँ पर कवि कहता है कि हे बादल, इतने वर्षों इतने गरजों की निरंतर बढ़ती हुई गर्मी से जो पूरा विश्व यानी पूरे संपूर्ण विश्व के जन जो हैं वो अनमने और उदासीन से नज़र आ रहे हैं, यानी किसी चीज़ में उनका मन नहीं लग रहा है, सब व्याकुल हैं। उस गर्मी को शांति करने का प्रयास करो अपने शीतल जल के द्वारा। विश्व के निदाग के सकल जल, निदाग का मतलब होता है गर्मी, सकल मतलब संपूर्ण, और जन मतलब लोग, यानी दुनिया भर के जितने भी लोग गर्मी से त्रस्त हो चुके हैं, उन सबको अपने शीतल जल से तृप्त करने का प्रयास करो। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। कवि कहता है कि पता नहीं किस दिशा से आए हैं, उनको पता नहीं है किस दिशा से बादल आए हैं, अचानक आए हैं और जो पूरे आसमान पर छा गए हैं। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। यहाँ पर कवि कहते हैं
कि अज्ञात दिशा से आए हुए बादलों अपने पानी से धरा पर बरसकर शीतल जल से शीतल पूरी धरती को शीतल कर दो। हे बादलों खूब बरसो, खूब बरसो। अंत में देखिए बादल गरजो, यानी खूब गरजो भी और अंत में बरसो भी, ताकि पीड़ित जनसामान्य को सुख का अनुभव हो और परिवर्तन की उम्मीद जागृत हो जाए, एक नए उत्साह का सृजन हो सके। बच्चों यहाँ पर कुछ पंक्तियों को विशेष ध्यान से आपको देखना होगा। जैसे जब उन्होंने काले घुंघराले बादलों की कल्पना की है बादलों से, तो वो सिर्फ इसलिए की है कि जिस तरह काले बादल बिना शेप के घुंघराले जैसे नज़र आते हैं, उनका सौंदर्य सिर्फ बढ़ाने के लिए उन्होंने पंक्तियों को इस तरह से प्रयोग किया कि वो इतने खूबसूरत दिख रहे हैं, जो मन को हरने वाले हैं। ललित का शब्द का मतलब सुंदरता से है और वो घुंघराले बालों जैसे प्रतीत हो रहे हैं। दूसरी पंक्ति थी बाल कल्पना कैसे पाले। बाल कल्पना का मतलब जो बालक सोचते हैं, नए नए इमेजिन करते हैं, वो अनगढ़ होते हैं, यानी एक सा स्थायी कोई आकार उनका नहीं होता, वो निरंतर बदलते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। बादलों के बारे में भी हम वैसे ही कह सकते हैं कि उनका एक निश्चित आकार नहीं होता। और बिजली और ऊर्जा की बात की है, जिस प्रकार बादल जो हैं अपने अंदर बिजली को धारण किए रहते हैं और वो जो जोरदार गर्जना करते हैं तो हर किसी को जो सुप्तावस्था में पड़ा हो जगाने की शक्ति रखते हैं। तो इसीलिए उन्होंने इस तरह की पंक्ति लिखी कि बादल अपनी ऊर्जा का संचार लोगों में कर सकें और अंत में शीतलता प्रदान कर सकें। एक स्थान पर शब्द आया है अनंत के घन। अनंत के घन शब्द का मतलब ये है कि जिसका कोई अंत न हो, ऐसे घन। घन मतलब बादल, क्योंकि बादलों का कोई अंत नहीं होता, वे अंतहीन होते हैं। जिस प्रकार ईश्वर की बहुत सारी कृतियाँ ऐसी हैं जो अंतहीन होती हैं। दूसरी एक चीज़ और यहाँ पर आपको नज़र आई होगी कि दिशा का कोई भी ज्ञान नहीं है, अज्ञान दिशा से आए हैं। तो ऐसे में बादलों का अचानक आ जाना, जिससे कोई दिशा निश्चित नहीं है, कहीं से भी आ सकते हैं। जिस तरह की हवा चल रही होती है तो बादल आते हैं, लेकिन उनका मेन विषय क्या है कि अगर वो आए हैं तो उद्देश्य ये होना चाहिए कि वो जन साधारण में एक नया जीवन प्रदान करें अपने शीतल जल के द्वारा। तो बच्चों, प्रस्तुत है निराला जी की नई कविता अट नहीं रही है। इस कविता में बसंत ऋतु के आगमन पर चारों तरफ छाए हुए सौंदर्य का वर्णन है। फागुन मंथ जो हिंदी महीने के अंतर्गत आता है, जो फरवरी के दूसरे और तीसरे सप्ताह में होता है और मार्च के पहले सप्ताह में, उस मंथ में चारों तरफ फूलों का सौंदर्य नज़र आता है, जो कोई भी धरती पर ऐसी जगह नज़र नहीं आती जहाँ पर फूलों का सौंदर्य ना नज़र आए। ऐसे में कवि ने उस खूबसूरती का वर्णन अपनी कविता में कुछ इस ढंग से किया है। वहाँ पर कई जगह आपको मानवीकरण अलंकार प्रस्तुत दिखाई देगा। उन्होंने फागुन मंथ को ही मानव के रूप में हरकतें करते हुए दिखाया है। अट नहीं रही है कविता में फागुन की मादकता को प्रकट किया गया है। मादकता मतलब जब सौंदर्य में सुध बुध खो जाए, कोई इंसान मस्त हो जाए तो कह देते हैं मादकता शब्द प्रयोग करते हैं। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता अनेक संदर्भों में दिखता है। सर्वव्यापक का मतलब चारों तरफ, सभी तरफ विस्तृत रूप में फैली हुई सौंदर्य। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का सौंदर्य जैसा और उल्लास जैसा दिखाई देता है। यहाँ पर दोनों चीज़ों का व्याख्यान किया गया है। एक तो फागुन मास में जो सौंदर्य है वो, और दूसरा मन प्रसन्न होने पर अपने आप ही चारों तरफ फ्लावर्स जैसा प्रतीत होता है कि सब कुछ सुगंधित वातावरण और खूबसूरत वातावरण दिखाई देता है जब हमारा हृदय प्रसन्न हो। तो ये दोनों भाव दिखाने का प्रयास किया है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय में कविता को फागुन माह की तरह सुंदर और ललित बनाया है। ललित का मतलब खूबसूरत, मनोहारी। कवि फागुन माह के सौंदर्य में इतना ज़्यादा अभिभूत है, इतना खोया हुआ है कि उसे फागुन माह की आभा समाती हुई नज़र नहीं आ रही है। यहाँ जो पंक्तियाँ आएंगी उसका मतलब ये है, इतनी ज़्यादा खूबसूरती है कि वो समा नहीं रही है। चारों ओर फागुन माह का प्राकृतिक सौंदर्य ही सौंदर्य बिखरा हुआ पाता है कवि, और कवि ने फागुन माह का मानवीकरण कर दिया है।
फागुन माह सांस भी ले रहा है तो सुगंधित ले रहा है, इस तरह का वर्णन यहाँ पर दिखाई देगा। और वो पंख लगाकर उड़ जाना चाहता है, इतना खूबसूरत है। जिस तरह से मन जब खुश होता है, प्रसन्न होता है, तो पंख लगाकर उड़ने लगता है, ऐसा सोचते हैं लोग भावना प्रकट करने के लिए। कवि इस माह के सौंदर्य को इस तरह देखता है कि उसकी नज़र वहाँ से हटाए नहीं हट रही है, इतना खूबसूरत वातावरण वहाँ पर प्रकट दिखाई देता है। पंक्तियों को ध्यान से देखेंगे तो और इसमें समझ में आएगा। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। यहाँ पर अट नहीं रही है का मतलब समाये न समाना, आभा मतलब चमक या रोशनी, फागुन की तन यानी फागुन माह को मानवीकरण किया गया है और उसकी जो शोभा है वो नज़र हटाए नहीं हट रही है और समाये नहीं समा रही है, जो फरवरी के दूसरे और तीसरे सप्ताह में होता है और मार्च के पहले सप्ताह में। उस मंथ में चारों तरफ फूलों का सौंदर्य नज़र आता है, जो भी है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, फागुन माह के लिए ही कवि बोलता है कि वो जब सांस लेता है और जब छोड़ता है तो चारों तरफ सुगंधित हवा बिखेर देता है। घर घर में सुगंधित हवा फैलने लगती है क्योंकि चारों तरफ खुशबूदार फूल व्याप्त दिखाई देते हैं। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, जब मन प्रसन्न होता है तो पंख लगाकर उड़ जाने को करता है। ठीक उसी प्रकार फागुन माह अपनी खूबसूरती को देखकर चारों तरफ की ऐसा प्रतीत होता है जैसे खुद ही पंख उसके निकल आए हों और आसमान में उड़ना चाहता हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। अगर वो चाहे कि अपनी नज़र उस सौंदर्य से हटा ले तो भी कवि से अपनी नज़र हटाए नहीं हट रही है, क्योंकि वो इतना खूबसूरत वातावरण है कि वो आँख बंद कर लेता है, उसके बाद भी उसको वही दृश्य पुनः दिखाई देने लगता है। आगे की पंक्तियाँ। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। अब जिस मंथ की बात की जा रही है उस समय चारों तरफ सौंदर्य है और नया सृजन चल रहा है वहाँ पर प्रकृति का, तो उसमें जो पेड़ों पर नए नए पत्ते उग रहे हैं वो उनका रंग जो है वो लाल दिखाई दे रहा है और जो पुराने पत्ते हैं वो हरे दिखाई दे रहे हैं। जब कोई नज़र वहाँ पर दौड़ाए तो वहाँ पर कहीं लाल पत्तियाँ नज़र आती हैं तो कहीं पर हरी पत्तियाँ नज़र आ रही हैं जो वृक्षों पर छाई हुई हैं। कहीं पड़ी उर में मंद गंध पुष्पमाल, एक एक शब्द का अर्थ अलग अलग समझाती हूँ मैं। कहीं पड़ी उर में, उर मतलब होता है हृदय। ऐसा प्रतीत होता है उन पेड़ों रूपी जो इंसान है उसके हृदय में ऐसा लगता है कि जैसे फूल की माला जैसी पड़ी हो, जो कैसी है। मंद का मतलब होता है हल्की हल्की, गंध का मतलब सुगंध, पुष्प का मतलब फूल और माल मतलब माला, यानी हल्की सी खुशबू लाने वाले पुष्पों की बनी हुई माला वृक्षों पर जो उसके हृदय को बताया है उस पर छाई हुई है, यानी गले में पेड़ माला जैसी पहने हुए हैं। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। चारों तरफ प्रकृति से आच्छादित जो धरती है वो हर तरफ शोभायमान है, हर तरफ ऐसा लग रहा है कि वो पटी पड़ी है खूबसूरती से, तो इसलिए उन्होंने कहा पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। शोभा श्री का मतलब सौंदर्य से भरपूर और पट नहीं रही है का मतलब भी यहाँ पर समाये ना समाना, यानी समा नहीं पा रही है। कवि ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि फागुन के हृदय पर मंद मंद गंध बिखेरती हुई पुष्पों की माला पड़ी है और इसी तरह सौंदर्य से भरपूर फागुन की शोभा सब जगह इस तरह आच्छादित है कि कहीं भी समाये नहीं समा पा रही है।